तो जब हम टेक्सचुअल फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो उसको बोला जाता है टेक्सचुअल डाटा रिप्रेजेंटेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के तौर पर या फिर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के नजरिए से बताया जाएगा। एक लेस देन ओजाइव होता है और एक मोर देन ओजाइव होता है। लेस देन ओजाइव कब यूज किया जाता है और मोर देन ओजाइव कब यूज किया जाता है उसके बारे में भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं अपना स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स 7 के ऊपर। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लास 11th बुक 2 यानी कि स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। राइट, यानी कि सबसे पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या समझा कि सर डाटा को कैसे कलेक्ट किया जा सकता है, दैट व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ कलेक्टिंग द डाटा। डाटा को किन सोर्सेस से कलेक्ट किया जा सकता है, यानी कि प्राइमरी सोर्स के बारे में हम लोगों ने समझा। सेकेंडरी सोर्सेस के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में हम लोगों ने समझने की कोशिश करी कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की, दैट हाउ वी शुड प्रेजेंट द डाटा, यानी कि डाटा का प्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह से किया जा सकता है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं कि सर इसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या चीजें हैं जो पढ़नी है, क्या क्या टॉपिक्स है जो हम लोगों ने कवर करने हैं। तो आइए समझते हैं। तो स्टडिंग दिस चैप्टर राइट should enable you to understand that how to present the data using tables, right? So presentation करना सीखेंगे हम लोग डाटा का कैसे, टेबल्स की मदद से। और दूसरा हम लोग सीखेंगे क्या सर, रिप्रेजेंट करना डाटा को यूजिंग दी डायग्राम्स, है ना। और डायग्राम्स की अगर बात की जाए तो डायग्राम्स के अंदर जैसे कि हम लोग बार डायग्राम्स के बेसिस पर डाटा को प्रेजेंट करने की बात करेंगे, हिस्टोग्राम्स के थ्रू हम डाटा को समझने की कोशिश करेंगे। राइट, दैट हाउ टू बेसिकली प्रेजेंट द डाटा, किस तरह से डाटा को हम लोगों ने क्या करना है, प्रेजेंट करना है, वो समझना है। लेकिन उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले किसी भी चीज को हमें समझना चाहिए उसका इंट्रोडक्शन। तो लेट अस ट्राई टू इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर। और इंट्रोडक्शन के अंदर क्या बोला जाता है, यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर हाउ डाटा आर कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि अभी तक आप लोग ये समझ चुके हैं कि डाटा को किस तरह से कलेक्ट किया जा सकता है और डाटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब बात करेंगे एज डाटास आर जनरली वॉल्यूमिनियस, यानी कि इसके अंदर क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होती है। और यानी कि वॉल्यूम का मतलब क्या बेटा, यहां पर हम बात करते हैं किसकी, जनरली नंबर्स की बात करते हैं। दे नीड टू बी पुट इन अ कॉम्पैक्ट एंड प्रेजेंटेबल फॉर्म. This chapters deals with the presentation of data precisely so that the voluminous data collected could be made usable readily and are easily comprehended. There are generally 3 forms of presentation of data, यानी कि 3 तरीके से हम डाटा को क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की कि कैसे हम लोग डाटा को जनरली क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर मैं जनरली आप लोगों से डिस्कस करूं तो 3 तरीके हैं हमारे पास डाटा को प्रेजेंट करने के, और वो 3 तरीके क्या है। सबसे पहले बात की जाए तो हम बात करते हैं टेक्सचुअल फॉर्म की और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन की, यानी कि डाटा को डिस्क्राइब करना, टेक्स्ट के फॉर्म में डाटा को बताना, वैसे डाटा को प्रेजेंट किया जा सकता है। दूसरी बात की जाए तो टेबुलर प्रेजेंटेशन की बात होती है, यानी कि टेबल के फॉर्म में भी डाटा को क्या किया जा सकता है, प्रेजेंट किया जा सकता है। और थर्ड अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास क्या है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, यानी कि डायग्राम्स के फॉर्म में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्या है, काफी ज्यादा डिटेल में समझने वाले हैं, दैट हाउ वी कैन डू दीज ऑल थिंग्स। राइट, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन से, है ना। तो यहां पर अगर बात करते हैं तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या कहता है, कहता है इन द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन डाटा आर डिस्क्राइब्ड विद इन द टेक्स्ट। डाटा को कैसे दिखाया जाता है, टेक्स्ट फॉर्म में। और टेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, जैसे कि आप जनरली क्या करते हैं बेटा, मैसेजेस करते हैं ना, उसी फॉर्म में डाटा को क्या किया जाता है, यहां पर प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। कहता है सर व्हेन द डाटा इज नॉट टू लार्ज, जब डाटा जो होता है बहुत बड़ा नहीं है, यानी कि इजीली उसको क्या किया जा सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में बताया जा सकता है और टेक्स्ट के फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम जनरली यूज करते हैं क्या बेटा, टेक्सचुअल फॉर्म की। किसकी यूज करते हैं बेटा, टेक्सचुअल फॉर्म की यूज करते हैं। राइट, दिस फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन इज मोर सुटेबल। राइट, जब डाटा बहुत बड़ा ना हो हमारे पास तो तब ये टेक्सचुअल फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो जनरली सुटेबल है यूज करने के लिए। राइट, और आगे क्या कहता है बेटा, केस 1। राइट, एग्जांपल के तौर पर यहां पर समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला केस क्या है, इन अ बैंड कॉल
given on 8 September 2005 protesting the hike in the price of the petrol and diesel. 5 petrol pumps were found open and 17 were closed, whereas 2 schools were closed and remaining 9 schools were found open in the town of Bihar. राइट यहां पर क्या करा हम लोगों ने, डाटा को प्रेजेंट करने की कोशिश करी. राइट जो भी हमारे पास फैक्ट्स है उस फैक्ट्स को हम लोगों ने कैसे बताया, टेक्स्ट के फॉर्म पर लिखकर बताया. जैसे कि कई बार आप लोग देखते हैं, राइट आपके पास डाटा होता है और आप डाटा को क्या करते हो, भेजते हो किसके फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, है ना, कि सर अगर मैं इस चीज को इतना करूंगा तो इसके करने की वजह से इस चीज के अंदर इतना इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट देखा जाएगा. उदाहरण के तौर पर यहां पर देखा गया कि बंद था, बंद बुलाया गया था, क्यों, क्योंकि सर 8 सितंबर 2005 के अंदर क्या हुआ था, जो पेट्रोल के प्राइसेस थे वो बढ़े थे और उसकी वजह से बंद बुलाया गया था पूरे के पूरे बिहार के अंदर, यानी कि बिहार को बंद रखा जाएगा. तो उसके कारण क्या हुआ कि 5 पेट्रोल पंप जो थे वही ओपन थे, बाकी 17 पेट्रोल पंप जो थे वो क्लोज थे. और इसी के साथ साथ 2 स्कूल जो थे वही ओपन, 2 स्कूल क्लोज भी थे और बाकी 9 स्कूल जो थे वो ओपन थे. यानी कि यहां पर इंफॉर्मेशन तो दी जा रही है, डाटा के फॉर्म में दी जा रही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहां पर टेक्स्ट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जा रहा है. राइट केस सेकंड और समझने की कोशिश करते हैं, दूसरी एक और सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं. और दूसरी सिचुएशन क्या कहती है कि सेंसस ऑफ इंडिया 2001 रिपोर्टेड दैट इंडियन पॉपुलेशन हैड राइजन टू 102 करोड़ ऑफ विच ओनली 49 करोड़ वर फीमेल्स अगेंस्ट 53 करोड़ वर मेल. 74 करोड़ पीपल resided in rural India and only 28 crore lived in town or cities, while there were 62 crores non-worker population against 40 crore workers in the entire country. Urban population had an even higher share of non-worker 19 crore against worker 9 crore as compared to the rural population where there were 31 crore workers out of 71 crore population. तो आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर भी हमारे पास क्या है बेटा, फैक्ट है. यहां पर भी हमारे पास क्या है बेटा, फैक्ट है. लेकिन ये फैक्ट्स कैसे है बेटा, ये फैक्ट्स हमारे पास डाटा के फॉर्म में है, लेकिन ये डाटा कैसे दिया गया बेटा, ये टेक्स्ट के फॉर्म में बताया गया है. कैसे बताया गया है, टेक्स्ट के फॉर्म पर यहां पर डाटा को क्या किया गया है, प्रेजेंट किया गया है. टेक्सचुअल फॉर्म में डाटा का रिप्रेजेंटेशन यहां पर देखने के लिए मिल रहा है. राइट तो जब हम टेक्सचुअल फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो उसको बोला जाता है टेक्सचुअल डाटा रिप्रेजेंटेशन. क्या बोला जाता है उसे, टेक्सचुअल डाटा रिप्रेजेंटेशन के नाम से उसे जनरली जाना जाता है. तो आप लोग क्या कहते हैं, कहते हैं सर इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस के अंदर जो डाटा है उसको प्रेजेंट किया गया है किसके फॉर्म में बेटा, टेक्स्ट के फॉर्म में बताया गया है. अ सीरियस drawbacks of this method of presentation is that one has to go through the complete text of the presentation. यानी कि आप इसका ड्रॉबैक समझिए. ड्रॉबैक क्या है, इसकी खामियां क्या है. सबसे बड़ी खामी ये है कि जब मुझे टेक्सचुअल डाटा के बारे में बात करनी होगी तो मुझे पूरी की पूरी डेफिनेशन या फिर पूरी के पूरे उस टेक्स्ट को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समझना पड़ेगा, इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा और उसके इंटरप्रिटेशन से ही मैं किस पर पहुंच पाऊंगा बेटा, कंक्लूजन पर पहुंच पाऊंगा. राइट तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी क्या आती है बेटा कि पूरे के पूरे डाटा को एनालाइज करने के लिए मुझे पूरी की पूरी स्टेटमेंट के थ्रू जाना पड़ता है. right presentation of the comprehension, but it is also true that this matter often enable one to emphasize certain point of the presentation. तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ ही पॉइंट्स पर क्या करना है बेटा, ध्यान देना है. लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबको ही हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर कंसिडर करना है. और वो क्या है बेटा, सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है, पूरा का पूरा टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको सारी की सारी चीजें जो वो डिटेल में समझ में आएगी, अदरवाइज समझ नहीं पाएंगे आप लोग. नहीं राइट यहां पर देखो, जैसे कि ये पर्सन है, ये थोड़े से परेशान हो रहे हैं भाई साहब, है ना. और ये परेशान क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सर इनको क्या देखने को मिल रहा है, ये इस तरह से एक इंफॉर्मेशन है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को समझने के लिए इन भाई साहब को पहले पूरी की पूरी डेफिनेशन को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पूरे के पूरे मैसेज को इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा. जब ये सारे के सारे मैसेज को इंटरप्रिटेट करेंगे तभी ये कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे कि सर ये एक्चुअल में डाटा बेसिकली कहना क्या चाहता है. इसलिए सर क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं सर ओ नो, इतनी बड़ी समस्या की बात है कि पूरे के पूरे डाटा को हमें रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता यहां पर पड़ रही है. राइट नेक्स्ट क्या कहता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. दूसरा क्या आता है हमारे पास, एक तो हमने टेक्सचुअल फॉर्म पढ़ा, दूसरा हमारे पास आता है टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, यानी कि यहां पर डाटा को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा. याद है आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों ने टेबुलर प्रेजेंटेशन कहां पर पढ़ा था, जब आपने डिमांड का टॉपिक पढ़ा था और डिमांड के अंदर भी आप लोगों ने प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या करा था, रिलेशनशिप को समझा था. तो उस रिलेशनशिप को समझने के लिए आपने क्या किया था बेटा, टेबल को बनाया था कि अगर प्राइस 5 था तो इसके
रिप्रेजेंटेटिव में जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो कितनी थी, 10 थी। फिर आपने टेबल बनाया और उस टेबल में प्राइस लिखा 4, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई और वो कितनी होगी बेटा, 16 हो गई एग्जांपल के तौर पर। तो यहां से हमें एक चीज पता लगती है, क्या चीज पता चलती है कि जब प्राइस 5 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 10 थी, और जब प्राइस 4 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़कर 16 होगी। इसका मतलब कि इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन उस चीज को हम लोगों ने कैसे समझने की कोशिश करी, विद द हेल्प ऑफ टेबल। तो इन टेबल प्रेजेंटेशन डाटास आर प्रेजेंटेड इन रोज रेड हॉरिजेंटली, यानी कि रोज की बात होती है, एंड कॉलम्स read vertically. For example, see table 4.1, tabulating information about the literacy rate. It has 3 rows for male, female and total, and 3 columns for urban, rural and टोटल। इट इज कॉल्ड 3 into 3 टेबल, राइट। उसको क्या बोलते हैं, 3 into 3 टेबल बोलते हैं, जिसमें कि हमें 9 आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है बॉक्सेस के अंदर, कॉल्स दी सेल, राइट। और ये जो बॉक्सेस है इसको क्या बोला जाता है बेटा, सेल बोला जाता है ऑफ द टेबल। ये जो बॉक्सेस रहेंगे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेल बोलेंगे, किसका, टेबल का। ईच सेल गिव्स इंफॉर्मेशन दैट रिलेट्स एन एट्रीब्यूट ऑफ द जेंडर, राइट। हर सेल जो है वो क्या करने वाला है, जेंडर की हमें क्वालिटीज जो है वो बताने वाला है, एग्जांपल के तौर पर मेल, फीमेल और टोटल की, विद द नंबर ऑफ लिटरेसी परसेंटेज ऑफ द रूरल पीपल, अर्बन पीपल and total. The most important advantage of tabulation is that it organizes data for further statistical treatment and decision making. ये डाटा को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करने में हमारी मदद करता है कि हम प्रॉपर तरीके से डाटा का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देख सके। क्लासिफिकेशन यूज इन द टेबुलेशन इज ऑफ 4 काइंड्स, राइट। जो टेबल है उसके अंदर जो डाटा है उसको 4 फॉर्म में क्या किया जा सकता है बेटा, बताया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और वो 4 फॉर्म क्या है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, टेम्पोरल है और चौथा क्या है हमारे पास, स्पेटियल, राइट। अब ये मतलब क्या होता है बेटा, टेम्पोरल का मतलब क्या है, स्पेटियल का मतलब क्या है, बात करेंगे इनके बारे में भी डिटेल में, और हर एक टॉपिक को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन की, किसकी बात करता हूं, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसका मतलब क्या है, व्हेन क्लासिफिकेशन इज डन अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है बेटा, जब हम किसी की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और क्वालिटी का मतलब क्या है, जब हम किसी की विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन करते हैं। कैसी क्लासिफिकेशन करते हैं, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन करते हैं। सच एज सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस बेसिकली क्या डिफाइन करता है बेटा, किसी की क्वालिटी, विशेषता बताता है। फिजिकल स्टेटस, राइट, और हमारी नेशनैलिटी एटसेट्रा, ये कैसे है बेटा, ये क्वालिटेटिव फीचर्स है। कैसे फीचर्स है, क्वालिटेटिव फीचर्स है। इट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसको क्या बोला जाएगा, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के तौर पर या फिर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के नजरिए से बताया जाएगा। For example, in table 4.1, the attribute for classification are sex and location, which are qualitative in nature. यहां पर हम किसी की विशेषता के बेसिस पर, किसी की क्वालिटी के बेसिस पर क्या कर रहे हैं, डाटा को बना रहे हैं, टेबल को फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए कैसी क्वालिफिकेशन है, यहां पर क्वालिटेटिव है। तो हमने क्या बोला बेटा, जब हम टेबल्स की बात करेंगे तो टेबल्स के अंदर हॉरिजेंटली और हम लोग वर्टिकली डाटा को प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, राइट। वहां पर क्या आता है, सेल्स आते हैं, जो बॉक्सेस है उसे क्या बोलते हैं बेटा, आप लोग सेल्स बोलते हैं। और जो डाटा को जनरली प्रेजेंट किया जाएगा वो 4 तरीके से किया जा सकता है, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव, एक टेम्पोरल और चौथा स्पेटियल। अब इसमें क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहां पर 4.1 टेबल आपसे क्या कहता है, 4.1 टेबल आपसे कहता है लिटरेसी इन इंडिया। इंडिया के अंदर लिटरेसी को चेक करने की कोशिश की जा रही है, किसके बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर और लोकेशन के बेसिस पर। लोकेशन का मतलब क्या हो बेटा, प्लेस, प्लेस के बेसिस पर देखी जा रही है। और कैसे देखा जा रहा है, परसेंटेज के फॉर्म पे, राइट। तो 2 बेसिस है सर, एक क्या है हमारे पास लोकेशन है और एक हमारे पास क्या बेटा, सेक्स है। लोकेशन की बात करता हूं तो लोकेशन के अंदर रूरल और अर्बन, फर्दर मैं इसको बाइफरकेट कर देता हूं, रूरल और अर्बन के बीच में। रूरल का मतलब वो ग्रामीण एरिया और अर्बन का मतलब वो बेटा शहरी एरियाज, राइट, इनके बीच में। मेल और फीमेल की बात की जाए इसके अंदर तो रूरल के अंदर 79 और ग्रामीण जो हमारे फीमेल्स है वो कितना है, 59 है रूरल एरिया के अंदर। और वहीं पर अगर अर्बन एरिया की बात की जाए कितना बेटा, 90 है और हमारे कितनी है फीमेल्स, 80 है, राइट। और टोटल की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल 82 और 65 जो है वो निकल कर आता है यहां पर, राइट। और टोटल हमारा यहां से निकाला जाता है और टोटल कितना आता है, 68, 84 और 74 यहां पर निकल आता है परसेंटेज के फॉर्म पे। तो ये क्या कर रहा है बेटा, ये डाटा को प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ राइट क्वालिटी, राइट, क्वालिटी के बेसिस पर निर्धारित कर रहा है, क्वालिटी के बेसिस पर बताने की कोशिश यहां पर की जा रही है।
दूसरा हमारे पास आता है बेटा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हुआ बेटा, जहां पर मैं नंबर्स के फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। इन क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन द डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। यहां पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, यहां पर हम विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कैसे होगी बेटा, नंबर्स के फॉर्म में बात होगी। कैसे बात होने वाली है, नंबर्स के फॉर्म में यहां पर क्या होने वाली है, बात होने वाली है। इन द अदर वर्ड्स these characteristics can be measured quantitatively। characteristics को कैसे मेजर किया जा सकता है, क्वांटिटेटिवली मेजर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एज के बेसिस पर, एज क्या है बेटा, क्या दिखाता है, नंबर को दिखाता है। हाइट किसको दिखाता है बेटा, नंबर्स को दिखाता है। प्रोडक्शन किसको दिखाएगा बेटा, नंबर्स को दिखाएगा। इनकम किसको दिखाएगा बेटा, नंबर में दिखाएगा। ये कैसे है बेटा, ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसी की भी क्या है बेटा, नंबर्स के टर्म्स में कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी कि अगर मैं एज की बात करता हूं तो एज किस में होती है बेटा, नंबर्स में होती है। जैसे कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, कैसे दिखा रहे हैं, नंबर्स के फॉर्म में। हाइट की अगर मैं बात करता हूं तो 5 फुट 10 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 10 इंच, किस हिसाब से प्रेजेंट करता हूं वो भी दिखाया जाता है। आगे क्लासेस आर फाउंड बाय असाइनिंग लिमिट कॉल्ड क्लास लिमिट। और ये जो क्लासेस बताई जाती है कैसे बनाई जाती है, क्लास लिमिट बना के बताई जाती है फॉर द वैल्यूज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर कंसिडरेशन। एन एग्जांपल ऑफ द क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन इज गिवन इन 4.2 कैलकुलेट द मिसिंग फिगर इन द टेबल। यानी कि मिसिंग फिगर निकालने की कोशिश करिए यहां पर। देखिए तो क्या बोला गया, टेबल क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 542 रेस्पोनेंट बाय देयर एज। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं 542 रेस्पोनेंट के बेसिस पर और उनकी एज के बेसिस पर, जो कि इलेक्शन हेल्ड हुए कहां पर, बिहार में, उसके बेसिस पर। तो 20 से 30 साल के बच्चों के बीच में कितना बेटा, 3 नंबर ऑफ रेस्पोनेंट है, परसेंटेज 0.55 है। 30 to 40 के बीच में हमारे पास कितना बेटा, 61 नंबर ऑफ रेस्पोनेंट है और परसेंटेज कितनी है बेटा, 11.25% है। और 40 to 50 के बीच में 132 है, परसेंटेज 24.35% है। 50 to 60 के बीच में 153 है, जो कि 28.24 है। 60 से 70 के बीच में हमें निकालने हैं और 70 to 80 के बीच में 51 है, जो कि 9.41 कंस्टिट्यूट करता है। और 80 to 90 के बीच में 2 है, जो कि 0.37% कॉन्स्टिट्यूट करता है। और ऑल जो है वो कितना है बेटा, हमारे पास वो निकालना है, राइट। सारे कितने हैं वो यहां पर हमें पता करना है। और ऑल मिलकर कितना करेंगे बेटा, 100% करेंगे, राइट। अब ध्यान से समझिए इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहला प्रश्न तो हमारे पास ये है कि अगर ऐसे डाटा रहेगा तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रेस्पोनेंट कितना है बेटा, 542 है। कितना है बेटा, 542 है। और 542 मिलकर क्या करेंगे बेटा, 100% को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। अब मैं इसको क्या करूंगा बेटा, सम करूंगा, इसका सम टोटल करूंगा। और सम टोटल करके मैं ये डिफरेंस निकाल सकता हूं कि यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ रेस्पोनेंट है वो कितने आने वाले हैं। यानी कि इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो इसके ऐड करने के बाद अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूं बाकी सबको, तो मेरे 60 to 70 एज ग्रुप के आ जाएंगे। और उसी तरह से अगर मैं परसेंटेज की बात करूं बेटा, तो इसका एक और तरीका है कि अगर ये 100% ये पूरा का पूरा दर्शा रहा है बेटा, तो इन सारी परसेंटेजेस को अगर मैं ऐड करता हूं तो इन परसेंटेज को ऐड करने के बाद अगर मैं इसको 100 से माइनस कर देता हूं तो मेरा ये वाला फिगर आ जाएगा। और अगर मेरा ये फिगर आ जाता है बेटा, तो उसके बेसिस पर मैं ये वाला जो फिगर है, इस इंफॉर्मेशन को क्या है, आसानी से निकाल सकता हूं, बता सकता हूं। नाउ राइट, नाउ नेक्स्ट इज आपके पास एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या कहता है, डिस्कस हाउ द टोटल वैल्यूज आर अराइव्ड एट इन टेबल 4.1। आपको बताना है कि ये 4.1 के अंदर जो डाटा आया वो कैसे आया। जो बच्चे मैथमेटिक्स बच्चे होंगे वो आसानी से इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, राइट। कंस्ट्रक्ट अ टेबल प्रेजेंटिंग डाटा ऑन प्रेफरेंशियल लाइकिंग ऑफ द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, राइट। यानी कि न्यूज के बेसिस पर है, किसके, क्वालिटी के बेसिस पर बेटा। जैसे कि स्टार प्लस, स्टार न्यूज, बीबीसी वर्ल्ड, CNN, आज तक, डीडी न्यूज। प्रिपेयर अ टेबल ऑफ हाइट्स इन सेंटीमीटर्स एंड वेट इन किलोमीटर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए क्या करिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डाटा को क्या करिए, प्रेजेंट करिए। और कैसा है, क्वांटिटेटिव है बेटा। आगे क्या कहता है, टेम्पोरल, राइट। टेम्पोरल का मतलब क्या है बेटा, इन दिस क्लासिफिकेशन टाइम। टेम्पोरल का मतलब क्या हो बेटा, याद रखिएगा, टेम्पोरल वर्ड बेसिकली डिफाइन टाइम becomes the classification variable and data are categorized according to time। डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइम के बेसिस पर। जब हम डाटा को कैरेक्टराइज करते हैं तो उसको बोला जाता है बेटा टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। एग्जांपल के तौर पे आवर्स में, डेज में, वीक्स में, मंथ में, ईयर्स में, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये बेसिकली कैसे क्लासिफाई करता है बेटा, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन हमें देता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे देखते हैं 4.3 टेबल के ऊपर। ईयरली सेल्स कैसे बात कर रहा है बेटा, ईयरली सेल्स की बात कर रहा है। इसका मतलब ये कैसा डाटा है, टेम्पोरल डाटा है। कैसा है बेटा, टेम्पोरल डाटा है, जो किसके बारे में बता रहा है, सेल्स के बारे में। और सेल्स क्या है बेटा, ये
क्वांटिटेटिव है बेटा। कैसा है ये? क्वांटिटेटिव है। किसकी बेटा? टी शॉप के बारे में बता रहा है, 1995 से लेकर 2000 के बीच में। अगर मैं ईयर की बात करता हूं तो 1995, 1996, 97, 8, 9 और 2000। और सेल्स की बात करें तो 79.2 लाख रुपीस की, 81.3 लाख रुपए की, 82.4 लाख रुपीस की, 80.5 लाख रुपीस की, 100.2 लाख रुपीस की, यानी कि 1 करोड़ 2 लाख रुपए की सेल, और 91 लाख 2 की सेल, यानी कि 91.2 लाख की सेल यहां पर दिखाई गई, राइट। और इसका सोर्स क्या? अनपब्लिश्ड डाटा है। इन दिस टेबल द क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इज सेल्स इन अ ईयर एंड टेक्स वैल्यू, क्या कहता है? टेक्स वैल्यूज इन द स्केल ऑफ टाइम, राइट। क्या है यहां पर? यहां पर क्वांटिटेटिव डाटा है। कैसे डाटा की बात हो रही है? क्वांटिटेटिव डाटा की बात हो रही है। और एक्टिविटी के तौर पर यहां पे बताया जाए, गो टू योर स्कूल ऑफिस एंड कलेक्ट डाटा ऑन द नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट स्टडीड इन द स्कूल इन ईच क्लास फॉर द लास्ट 10 ईयर्स एंड प्रेजेंट द टेबल, राइट। आप जाइए स्कूल के अंदर और 10 साल देखिए कि उस 10 साल के अंदर, उस क्लास के अंदर जहां पढ़ते हैं, पिछले 10 सालों के अंदर कितने बच्चे पढ़कर पास आउट हो चुके हैं या फिर निकल चुके हैं। आगे आता है हमारे पास स्पेटियल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? स्पेटियल क्लासिफिकेशन। और स्पेटियल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? व्हेन क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। स्पेटियल का मतलब क्या होता है बेटा? प्लेस। स्पेटियल किससे रिप्रेजेंट करता है? प्लेस से रिप्रेजेंट करता है। इट इज कॉल्ड स्पेटियल क्लासिफिकेशन। द प्लेस में बी अ विलेज, टाउन, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री एटसेट्रा। यानी कि जब आप प्लेस के बेसिस पर, स्पेटियल का मतलब क्या हो बेटा? प्लेस। याद रखिएगा, स्पेटियल का मतलब क्या होता है? प्लेस। यानी कि प्लेस के बेसिस पर जब आप डाटा को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आप विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, कंट्री लेवल पर जब डाटा को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो उसको बोला जाता है स्पेटियल क्लासिफिकेशन, राइट। अब एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको दिखाता हूं तो यहां पर बोलता है एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो इंडिया क्या है? यहां पर प्लेस के बेसिस पर हम बात कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं टोटल एक्सपोर्ट की परसेंटेज निकालने के लिए। और इसका एग्जांपल ये है कि यूएसए के साथ अगर मैं बात करता हूं एक्सपोर्ट की तो 12.5% है, जर्मनी के साथ 2.4% है, यूरोपियन यूनियन के साथ 10.9% है, यूके के साथ 3.1% है, जापान के साथ 2.2% है, रशिया के साथ 0.7% है, चाइना के साथ 4.7% है, वेस्ट एशिया गल्फ कॉर्पोरेशन के साथ 15.3% है, अदर एशिया के साथ 29.4% है, अदर्स के साथ 18.8% है, और टोटल मिलाकर कितना होता है? 100% होता है। नाउ एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्ट अ टेबल प्रेजेंटिंग डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास अकॉर्डिंग टू देयर नेटिव स्टेट रेजिडेंशियल लोकेलिटी, यानी कि उनके स्पेटियल डाटा के बारे में आप कलेक्ट करिए, यानी कि प्लेस के बारे में कलेक्ट करिए कि कहां कहां से वो बिलोंग करते हैं, राइट। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट, लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये है टेबुलेशन ऑफ डाटा एंड पार्ट ऑफ अ टेबल। To construct a table, it is important to learn first what are the parts of a good statistical table, right? तो सबसे पहले अगर टेबल मुझे बनाना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि टेबल बनाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए टेबल फॉर्मेशन करते हैं टाइम पर, राइट। तो क्या बोलता है? When put together systematically these part form a table, the most simple way of conceptualizing a table is to present the data in rows and columns। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डाटा को प्रेजेंट किया जाए रोज और कॉलम के बेसिस पर, along with some explanatory notes। Tabulation can be done using 1-way, 2-way or 3-way classification depending upon the number of characteristics involved। A good table should essentially have the following। एक अच्छे टेबल के अंदर ये चीजें होना जरूरी है। सबसे पहले क्या होना चाहिए बेटा? टेबल नंबर होना चाहिए। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे थे, जैसे कि लुक एट टेबल 4, तो ये नंबरिंग करना जरूरी है टेबल को, राइट। तो टेबल का नंबर देना जरूरी है ताकि हम आसानी से समझ सके कि अगर मुझे रेफर करना है तो मैं कौन से टाइप के टेबल्स को रेफर करूं मोर क्लैरिफिकेशंस के लिए। एग्जांपल के तौर पर टेबल नंबर इज असाइन टू टेबल फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। टेबल नंबर क्यों दिया जाता है? ताकि मैं उसको आसानी से क्या कर सकूं? असाइन कर सकूं, देख सकूं कि कहां से बात हो रही है, किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन जनरली की जा रही है। इफ मोर देन वन टेबल इज प्रेजेंटेड, इट इज द टेबल नंबर दैट डिस्टिंग्विश वन टेबल फ्रॉम द अनदर। अगर एक से ज्यादा टेबल है तो टेबल नंबर ही क्या करेगा? एक टेबल को बाकी टेबलों से क्या करने वाला है? अलग करने वाला है। इट इज गिवन एट the top of the table or at the beginning of the table, title of the table, right। तो टाइटल के ऊपर जनरली टेबल नंबर जो है वो बताया जाता है। जनरली टेबल नंबर्स आर होल नंबर, right, in ascending order। if there are many tables in a book, subscription numbers like 1.2, 3.1 etc are also used for identifying the table accordingly।
to its location. For example, table 4.5 should be read as the fifth table of the fourth chapter. फोर्थ चैप्टर का फिफ्थ टेबल आप लोगों को नोटिस करना है। इसका मतलब क्या है कि अगर टेबल 4.5 की बात कर रहा हूं, इसका मतलब कि चौथे चैप्टर का 5वें नंबर टेबल के क्या करिए आप लोग, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करिए या फिर उसको एनालाइज करने की कोशिश करिए, राइट, एंड सो ऑन, राइट, जैसे कि सी टेबल 4.5, राइट। अगला क्या है, एक टेबल का क्या होना चाहिए बेटा, अ टेबल शुड हैव अ टाइटल, एक टाइटल होना चाहिए कि किसके बेसिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। द टाइटल ऑफ द टेबल नरेट्स अबाउट द कंटेंट ऑफ द टेबल। टाइटल क्या बताता है बेटा, टाइटल इज इक्वल टू कंटेंट, कि भाई उसके अंदर क्या कंटेंट है, उस टेबल के अंदर बेसिकली इंफॉर्मेशन किस चीज से रिलेटेड है, राइट, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द टेबल। तो इट हैज टू बी क्लियर, ब्रीफ एंड केयरफुली वर्डेड सो दैट द इंटरप्रिटेशन मेड फ्रॉम द टेबल्स आर क्लियर एंड फ्री फ्रॉम द एम्बिग्यूटी। उसके अंदर एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए आपका डाटा। योर डाटा शुड बी क्लियरली रिप्रेजेंटिंग ईच एंड एवरीथिंग। आपका डाटा हर चीज को बहुत ज्यादा क्लियरली क्या करे बेटा, रिप्रेजेंट करे, दैट व्हाट इज प्रेजेंटेड इन द डाटा, राइट, बहुत क्लियरली बताया उस चीज के बारे में। इट फाइंड्स प्लेस एट द हेड ऑफ द टेबल सक्सीडिंग द टेबल नंबर और जस्ट बिलो, राइट, जैसे कि सी टेबल 4.5 यानी कि जस्ट टेबल नंबर के नीचे होता है। ये जो टेबल नंबर हम लोग देते हैं उस टेबल नंबर के नीचे जो होता है वो टाइटल होता है, राइट। थर्ड क्या होता है बेटा, कैप्शंस और कॉलम हेडिंग। At the top of each column in a table, a column designation is given to explain figure of the column. This is called caption of the column heading, right? उसके बाद क्या आता है बेटा, यू हैव स्टब्स और रोज हेडिंग, राइट। इसका मतलब क्या है, लाइक ए कैप्शन और कॉलम हेडिंग, ईच रोज ऑफ द टेबल हैज टू बी गिवन अ हेडिंग। हर रो की अपनी क्या होनी चाहिए बेटा, हेडिंग होनी चाहिए, राइट। ईच रो शुड हैव अ हेडिंग दैट इसके अंदर क्या प्रेजेंट करने की कोशिश जनरली की जा रही है। द डेजिग्नेशन ऑफ द रोज आर कॉल्ड स्टब्स। जो रोज की डेजिग्नेशन होती है, याद रखिएगा बेटा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द डेजिग्नेशन ऑफ द रोज इज बेसिकली नोन एज स्टब्स बोला जाता है और स्टब आइटम्स बोला जाता है। एंड द कंप्लीट लेफ्ट कॉलम इज नोन एज स्टब कॉलम, और जो पूरा कॉलम रहेगा उसको क्या बोलेंगे, स्टब कॉलम बोलेंगे, राइट। A brief description of the rows headings may also be given at the left hand top in the table. बॉडी ऑफ द टेबल, नेक्स्ट चीज इज द कंटेंट। बेसिक बात क्या है, उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके अंदर बॉडी ऑफ द टेबल आनी चाहिए, यानी कि मेन कंटेंट आना चाहिए। बॉडी ऑफ द टेबल इज द मेन पार्ट एंड इट कंटेन द एक्चुअल डाटा। बॉडी के अंदर क्या होगा बेटा, एक्चुअल डाटा उसके अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। लोकेशन ऑफ एनी वन फिगर डाटा इन द टेबल इज फिक्स्ड एंड डिटरमाइंड बाय द रोज एंड द कॉलम ऑफ द टेबल। फॉर एग्जांपल, डाटा इन द सेकंड रो एंड द फोर्थ कॉलम इंडिकेट दैट 25 करोड़ फीमेल्स इन द रूरल इंडिया वर नॉन वर्कर्स इन 2001, राइट। इसके अंदर बताता है कि क्या चीज है, राइट। और उसके बाद अगली चीज क्या होनी चाहिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि कैसे इस डाटा को मेजर किया जाए। यानी कि ऊपर देखते हैं आप लोग लिखा होता है इन करोड्स, राइट, इन लैक्स, राइट। तो वो क्या है, यूनिट जो है क्लियर होनी चाहिए, केजी, राइट, यूनिट है। तो क्या कहता है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द फिगर्स इन द टेबल, एक्चुअल डाटा शुड ऑलवेज बी स्टेटेड अलोंग विद द टाइटल। टाइटल के साथ बतानी पड़ेगी यूनिट। इट डिफरेंशिएट या फिर इट डिफरेंशिएट यूनिट आर therefore rows and column of the table. This unit must be stated along with the stubs and the caption. If figures are large, they should be rounded up and the method. आइए आप समझने की कोशिश करते हैं, ये आपके सामने थ्योरेटिकली हम लोगों ने समझा। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोर्शन, कि कौन सी पोर्शन एक टेबल के अंदर क्या कहलाती है और किसको क्या बोला जाता है। अगर मैं टेबल नंबर की बात करता हूं तो ये देखिए, ये क्या है बेटा, टेबल नंबर है। जैसे कि टेबल नंबर 4.5, इसको कैसे पढ़ा जाएगा कि सर फिफ्थ टेबल फोर्थ चैप्टर का किसके बारे में बात करता है, ये क्या बेटा टेबल नंबर है। टाइटल देखो बेटा, ये रहा टाइटल, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द वर्कर एंड नॉन वर्कर्स बाय जेंडर एंड लोकेशन 2001। अब देखो करोड़, ये जो करोड़ से ये क्या दिखा रहा है बेटा, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिखा रहा है कि इसकी जो मेजरमेंट है वो किसके अंदर होने वाली, करोड़ की, यानी कि टोटल 38 करोड़ की बात हो रही है, 36 करोड़ की बात हो रही है, 74 करोड़ की बात हो रही है, राइट। अच्छा, दूसरा कॉलम हेडिंग और कैप्शंस का मतलब क्या है बेटा, ये कॉलम हेडिंग्स है और ये क्या है बेटा, कैप्शंस है, जो ये बेसिकली दिखा रहा है, ठीक है। नॉन वर्कर्स, लोकेशन, जेंडर, वर्कर्स, मेन, मार्जिनल, टोटल, नॉन वर्कर, टोटल, ये क्या दिखा रहा है, कॉलम हेडिंग के बारे में बात कर रहा है, राइट। ये क्या बता रहा है बेटा, ये रोज के बारे में बता रहा है, ये रोज की हेडिंग के बारे में बात कर रहा है, ये कॉलम की हेडिंग के बारे में बात कर रहा है और ये रोज की हेडिंग के बारे में बात कर रहा है। और कॉलम की जो हेडिंग होगी इसे कैप्शन बोला जाता है और रोज की जो हेडिंग होती है बेटा इसे क्या बोला जाता है, स्टब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टब बोला जाता है। और ये वाला जो पोर्शन है ये सारा का सारा इसके अंदर जो लिखा गया है ये बॉडी है बेटा, तो दिस इज नोन एज द बॉडी ऑफ द टेबल। इसको क्या बोला जाता है, बॉडी ऑफ द टेबल बोला जाता है। और ये जो सोर्स लिखा गया है दैट दिस इज टेकन फ्रॉम द सेंसस ऑफ इंडिया, ये बेसिकली क्या है बेटा, सोर्स है दैट ये डाटा बेसिकली कहां से उठाया गया है
है व्हाट इज द मेन सोर्स फ्रॉम वेयर द डाटा हैज बीन टेकन आउट, डाटा कहां से लिया गया है उसके बारे में बताता है। अच्छा, नोट क्या है? फिगर्स आर राउंडेड टू द नियरेस्ट क्रोर। नोट जो है वो बेसिकली टेबल से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है जो ये बताता है कि आप लोगों को डाटा को कंसीडर करते टाइम पर या फिर डाटा को समझते टाइम पर इन चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। नोट, टेबल 4.5 प्रेजेंट द सेम डाटा इन द टेबुलर फॉर्म ऑलरेडी प्रेजेंटेड थ्रू केस 2 इन द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, राइट। किसी भी चीज को क्या कर रहा है, ये डिटेल में बताने की कोशिश यहां पर कर रहा है, राइट। 7th क्या होना चाहिए बेटा? सोर्स, राइट। सोर्स क्या बताता है कि ब्रीफ स्टेटमेंट और फ्रेज इंडिकेटिंग द सोर्स ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन इन द टेबल। मोर देन वन सोर्स इज देयर, ऑल द सोर्सेज आर टू बी रिटन इन द सोर्स। सोर्स इज जनरली रिटन एट द बॉटम ऑफ द टेबल। सोर्स को कहां लिखा जाता है? बॉटम ऑफ द टेबल के अंदर उसको प्रेजेंट किया जाता है ताकि वो और ज्यादा बढ़िया तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट कर सके। आगे क्या था बेटा? नोट। नोट क्या है? नोट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द टेबल। इट एक्सप्लेन द स्पेसिफिक फीचर ऑफ द डाटा कंटेंट ऑफ द टेबल विच इज नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड हैज बीन एक्सप्लेन्ड अर्लियर। नोट क्या है बेटा? आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। नोट इज बेसिकली कि भाई इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस टेबल यू शुड कीप फॉलोइंग थिंग्स इन कंसिडरेशन। कुछ चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो उस कंसिडरेशन की बात करता है नोट, राइट। एक्टिविटी आप लोगों के सामने, और एक्टिविटी क्या कहती है? हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर एसेंशियली रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ डाटा फ्रॉम अ टेबल। टेबल बनाने के लिए हमें कितने रोज और कॉलम की आवश्यकता पड़ती है ये बताएंगे। कैन द कॉलम एंड रोज हेडिंग ऑफ अ टेबल बी क्वांटिटेटिव। जो कॉलम और रोज की हेडिंग है वो क्वांटिटेटिव हो सकती है। कैन यू प्रेजेंट टेबल 4.2 4.3 आफ्टर राउंडिंग ऑफ फिगर्स appropriately? Present the first two sentence of the case 2, right? Page number 41 as a table. Some details of this would be found elsewhere in this chapter, right? तो प्रेजेंट करने की कोशिश करिए, बताइए कि कैसे डाटा को प्रेजेंट किया जा सकता है। आगे आता है बेटा हमारे पास नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, दैट इज द डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। कि डायग्राम के फॉर्म में डाटा को कैसे जनरली प्रेजेंट किया जाता है। हाउ वी बेसिकली प्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ द डायग्राम्स, राइट। उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या बोलता है इसके अंदर? दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा। दिस मेथड प्रोवाइड द क्विकेस्ट अंडरस्टैंडिंग of the actual situation to be explained by the data in the comprehensive to tabular to textual form। यानी कि ज्यादा बेहतर तरीके से ये डाटा को प्रेजेंट करना सिखाता है, यानी कि डायग्राम के फॉर्म में। डायग्राम के फॉर्म में जैसे कि पाई चार्ट्स के फॉर्म में हम लोग डाटा को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पाई चार्ट बेसिकली इस सर्कल को बोला जाता है। इस सर्कल्स के फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है ताकि डाटा और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सके। Diagrammatically presentation of data translate quite effectively the higher abstract ideas contained in the numbers into more concrete and easily comprehensible form. Diagrams may be less accurate but are more effective than the tables in the प्रेजेंटिंग द डाटा। कम एक्यूरेट हो सकता है लेकिन प्रेजेंट करने में सबसे ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, घर के अंदर देखो आपने खाना बहुत टेस्टी बनाया, लेकिन खाना बनाने के बाद आप लोगों ने उसको प्रेजेंट नहीं करा अच्छी तरह से, तो सामने वाले को लग सकता है कि यार इतना ज्यादा टेस्टी नहीं होगा शायद खाना, लेकिन आपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करी तो हो सकता है उसके अंदर थोड़ी बहुत 19-20 गलती भी हो, तो उसको क्या किया जा सकता है? इग्नोर किया जा सकता है। कुछ उसी सेंस में यहां पर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की बात भी की जाती है। क्लियर है इतनी बात? Now, there are various kind of diagrams in common use. Amongst the important ones we have the following. सबसे पहले हमारे पास आता है geometric diagrams, frequency diagrams हमारे पास आता है, and then we have arithmetic line graph. ये तीन तरीके से हम लोग डाटा को क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या किया कर सकते हैं बेटा? यहाँ पर हम लोग डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर इन तीन फॉर्म्स में, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं ज्योमेट्रिक डायग्राम की, किसकी बात करता हूं? ज्योमेट्रिक डायग्राम्स की अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्रिक डायग्राम्स के अंदर क्या बोला जाता है? यहां पर जनरली हम बार डायग्राम्स का यूज करते हैं और पाई चार्ट्स का यूज करते हैं इन द कैटेगरीज ऑफ द ज्योमेट्रिक डायग्राम। याद रखिएगा कि ज्योमेट्रिक डायग्राम्स के अंदर दो चीजों को यूज किया जाएगा। एक सबसे पहले बार डायग्राम्स को यूज किया जाता है, बार्स को यूज किया जाता है, और दूसरा यहां पर पाई डायग्राम्स को यूज किया जाता है डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। द बार डायग्राम्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ये जो बार्स होते हैं अगेन फिर 3 टाइप्स के होते हैं बेटा। एक आपके पास होता है सिंपल, एक आपके पास होता है बेटा मल्टीपल, और तीसरा आपके पास होता है राइट कंपोनेंट ऑफ द बार डायग्राम्स। क्या होता है बेटा आपके पास? कंपोनेंट बार डायग्राम। तीसरा क्या होता है आपके पास? कंपोनेंट बार डायग्राम होता है। यानी कि आप अगर डाटा को प्रेजेंट करते हैं, राइट, तो डाटा को प्रेजेंट करने के लिए डायग्रामेटिकली आपके पास 3 मेथड्स हो सकते हैं, 3 तरीके हो सकते हैं। एक आप ज्योमेट्रिकली डायग्राम बना सकते हैं, दूसरा फ्रीक्वेंसी डायग्राम बना सकते हैं, और तीसरा आप अर्थमेटिक लाइन ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। उनके बेसिस पे डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स की बात करते हैं तो ज्योमेट्रिकल डायग्राम के अंदर आपके 2 चीजें आएंगी, एक आपके पास बार्स आएंगे और दूसरा आपके पास पाई चार्ट आएगा। और अगर बार्स की बात की जाए तो बार 3 तरह के हो सकता है, सिंपल हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, और कंपोनेंट बार डायग्राम हो सकता है, राइट। ये 3 तरह के आप लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं।
अब सबसे पहले बात करेंगे किसकी, बार डायग्राम्स की। आइए सबसे पहले बात करते हैं बार डायग्राम्स की। अगर मैं बार डायग्राम्स की बात करता हूं तो बार डायग्राम के अंदर क्या बोला जाता है कि सिंपल बार डायग्राम्स comprises a group of equispaced and equi-width rectangular bars for each class or categories of data। यानी कि बार डायग्राम कुछ इस तरह से बनते हैं बेटा, बार्स आपके कुछ इस तरह से बनने वाले हैं, राइट। हाइट और लेंथ ऑफ द बार रीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाटा, राइट। ये जो हाइट बनने वाली है, यानी कि हाइट आती है, देखो यहां पर हाइट क्या ज्यादा है, यहां पर हाइट कम है, तो ये किसके बारे में बताने वाला है, दिस इज गोइंग टू टेल यू अबाउट द मैग्नीट्यूड, राइट, कि मैग्नीट्यूड कितना है डाटा का। The lower end of the bar touches the baseline such that the height of a bar start from the 0 unit. Bars of a bar diagram can be visually compared by their relative height and accordingly data are comprehended quickly. Data for this can be frequency or non-frequency type. In non-frequency type data, a particular characteristics say production, yield, population, etc. at various points of the time or of different states are noted and corresponding bars are made of the respective heights according to the values of the characteristics to construct the diagram. The values of the characteristics measured of the content retain the identity of each value, right। इसका एग्जांपल है बार डायग्राम का, राइट। बार डायग्राम का ये एग्जांपल देखने की हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द बार डायग्राम एग्जांपल। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो उदाहरण है ये किसका है, बार डायग्राम का है। जैसे कि 9 जो है वो मार्जिनल वर्कर्स के बारे में बात कर रहा है, 32 करोड़ जो है वो बता रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, मैन वर्कर्स है, और यहां पर बता रहे हैं कि सर ये जो है नॉन वर्कर्स है। तो यानी कि इसको 3 कैटेगरी के अंदर हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, डायग्राम्स के फॉर्म में यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्या कहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा में रिक्वायर डिफरेंट मोड्स ऑफ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। बार डायग्राम्स बेसिकली सुटेबल है फॉर द फ्रीक्वेंसी टाइप एंड नॉन फ्रीक्वेंसी टाइप वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट, राइट। डिस्क्रीट वेरिएबल्स लाइक फैमिली साइज, स्पोर्ट्स एंड डाइस, grades in an examination etc. are the attributes such as genders, religion, caste, country etc. can be represented by the bar diagrams। यानी कि बार डायग्राम के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, राइट। कोई चीज कितनी बार ज्यादा आ रही है, जहां पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाना होता है तो जनरली उसे दिखाया जा सकता है बार डायग्राम्स की मदद से। बार डायग्राम्स आर मोर कन्वीनियंट फॉर नॉन फ्रीक्वेंसी डाटा सच एज इनकम, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ओवर द ईयर एटसेट्रा, राइट। यहां पर मैंने आप लोगों को इसका उदाहरण बताया कि किस तरह से बार डायग्राम यहां पर दिखते हैं। A category that has a longer bar, literacy of Kerala, then another category, literacy of the West Bengal, has more of the measured or enumerated characteristics than the other bars. Bars, also called columns, are used in time series food grains produced between 1980 and 2000. Decadal variations in the work participations, right। यानी कि ये जनरली हमारा टाइम सीरीज के अंदर भी यूज किया था, यानी कि टाइम की जहां पर बात होगी वहां पर भी हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब ये टेबल 4.6 है जो लिटरेसी रेट के बारे में बात करता है मेजर स्टेट ऑफ इंडिया की। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां पर क्या आंध्र प्रदेश है, तो इसके अंदर मेल जो है वो 70.3% है, फीमेल 50.4% है, राइट 2001 के अंदर। और 2011 के अंदर क्या होता है, मेल 75.6% हो जाता है और फीमेल 59.7% हो जाते हैं। और इसी तरह से असम वगैरह और डिफरेंट स्टेट्स के बारे में यहां पर बताया गया है। अगर मैं बार्स की बात करूं तो बार डायग्राम कुछ इस तरह से दिखते हैं, ये कॉलम्स है, राइट। ये बेसिकली क्या कर रहा है, इनकी ग्रोथ के बारे में बता रहा है कि आंध्र प्रदेश के अंदर लिटरेसी परसेंटेज कितनी है, और मेजर स्टेट्स के बारे में बता रहा है कि मेजर स्टेट्स कैसी है यहां पर, राइट। तो इनके बीच में आप लोगों को देख पा रहे हैं डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और यहां पर आप इजीली जो है वो डाटा को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं कि सर केरला के अंदर लिटरेसी रेट जो वो सबसे ज्यादा है और वो कितना है, 96% है। और उसके बाद अगर आप देख पा रहे हैं सेकंड हाईएस्ट बार ये है जो 89.8% दिखा रहा है, उसके बाद 88.3%, फिर 87.2%, फिर 80.5%, और इसी तरह से आप पूरे के पूरे डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। बार डायग्राम शोइंग मेल लिटरेसी रेट्स ऑफ मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया 2011, लिटरेसी रेट्स related to the population aged 7 years and above, right? Rate registered employed over the years, literacy rates etc. Figure 4.2. Bar diagrams can have different forms such as multiple bar diagram and competent bar diagrams, right? आपके पास एक एक्टिविटी है और एक्टिविटी के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, आपने लिखना है कि यहाँ पर how many states among the major states of India had higher female literacy rate in the national average in 2011.
has the gap between maximum and minimum female literacy rate over the states in two consecutive census year 2001 and 2011 डिक्लाइन, क्या कम हुई है? आगे बात करते हैं मल्टीपल बार डायग्राम्स के बारे में, और मल्टीपल बार डायग्राम्स का मतलब क्या है? फिगर 4.2 देखेंगे। आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू और मोर सेट्स ऑफ डाटा, जब दो या दो से ज्यादा डाटा को हमें कंपेयर करना होता है तो कंपैरिजन के लिए हम मल्टीपल बार डायग्राम्स का यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं बात करता हूं इनकम और एक्सपेंडिचर की, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, डिफरेंट ईयर्स की, या फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो मैं मल्टीपल बार डायग्राम्स का यूज कर सकता हूं। और मल्टीपल डायग्राम का मतलब क्या है कि जनरली जहां पर मुझे कंपैरिजन करना हो, राइट, तो वहां पर मैं यूज कर सकता हूं। उसके बाद हमारे पास आता है कॉम्पिटेंट बार डायग्राम्स, और अगर मैं कॉम्पिटेंट बार डायग्राम्स की बात करता हूं तो कॉम्पिटेटिव बार डायग्राम्स और चार्ट्स आल्सो कॉल्ड सब डायग्राम्स आर वेरी यूजफुल इन कंपेयरिंग द साइज ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट्स, द एलिमेंट ऑफ द पार्ट व्हिच अ थिंग इज मेड अप ऑफ, एंड आल्सो फॉर थ्रोइंग लाइट ऑन द रिलेशनशिप अमंगस्ट द इंटीग्रल पार्ट। यानी कि बाकी सारे पार्ट्स के बीच में अगर रिलेशनशिप शो करना है तो मैं मल्टीपल कॉम्पिटेंट बार डायग्राम का यूज करूंगा। एग्जांपल के तौर पर सेल प्रोसीड फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्ट, expenditure pattern in a typically Indian family, component being food, rent, medicine, education, power, etc. Budget outflow for the receipt and expenditure, component of the labor force, population, etc. Component बार डायग्राम्स आर यूजली शेडेड और कलर्ड सुटेबली, इनको क्या किया जाता है? शेड किया जाता है या फिर कलर बनाया जाता है। ये कॉम्पिटेंट बार डायग्राम है, राइट। जो कॉम्पिटेंट बार डायग्राम जो है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप, राइट। ये अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे कि हमारे केरला है, तो यहाँ पर मेल और फीमेल के बीच में रिलेशनशिप को क्या किया गया है? दर्शाया गया है कि मेल की रिप्रेजेंटेशन कितनी है और फीमेल की कितनी है। इंटरप्रिटेशन क्या है? इट कैन बी इजिली, very easily derived from the figure 4.2 that female literacy rate over the year was on increase throughout the country. Similar other interpretation can be made from the figure. For example, the figure shows that the state of Bihar, Jharkhand and Uttar Pradesh experienced the sharpest rise in the फीमेल लिटरेसी। हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर? देखिए अलग अलग कलर से मैंने यहाँ पर दर्शाने की कोशिश करी है। एक जगह क्या है बेटा, हमारी ये फीमेल है और ये हमारी मेल है, तो फीमेल और मेल के बीच में कंपैरिजन देखने की कोशिश करिए कि फीमेल और मेल के बीच में किस तरह से रिलेशनशिप जो है वो बेसिकली दिखाया गया है, राइट। चलिए आगे क्या कहता है बेटा? इनरोलमेंट बाय जेंडर एट स्कूल, परसेंट ऑफ चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। जेंडर है बॉयज गर्ल्स, इनरोल्ड कितना? 91.5%, 8.5, 58.6%, 41.4%, ऑल 78% एंड 22%। तो ये देखा गया है। A component bar diagram shows the bar and its subdivision into two or more component. For example, the bar might show the total population of the children in age group of 6 to 14 years. The component shows the proportion of those who are enrolled and those who are not. A component bar diagram must also contain different component bars for boys, girls, and total for the children of the age group range as shown in the figure. To construct a component diagram, first of all, a bar is constructed on the x-axis with the height equivalent to the total values of the bar. For percent data, the bar height is 100 unit figure. Otherwise, the height is equated to the total value of the bar and proportional height of the component are worked out using unitary method. Smaller component are given priority in parting the bar. Right? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कि एक ही बार के ऊपर हम लोगों ने चीजों को क्या करा है? रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। तो ये दिखाता है हमें क्या? कंपोनेंट बार डायग्राम। कंपोनेंट बार डायग्राम के अंदर देखिए आप लोग एक चीज समझ पा रहे होंगे कि एक ही बार के अंदर हमने पूरे फिगर को डिटरमाइन करने की कोशिश करी है, जिसमें यहाँ पर कलर करते हैं और कलर करके यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है ये बॉयज की बात की जा रही है, तो इसके कंपेरिजन में क्या है? ये गर्ल्स है, यहाँ पर बॉयज है, यहाँ पर गर्ल्स है, गर्ल्स भी अलग अलग पार्ट में बाइफरकेटेड है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर आउट ऑफ स्कूल और इनरोल्ड, तो 91.5% बॉयज जो है वो क्या है बेटा? यहाँ पर इनरोल्ड है और ये आउट ऑफ स्कूल है। गर्ल्स की अगर बात की जाए तो 58.6 गर्ल्स जो है वो इनरोल्ड है और 41.4% जो है वो आउट ऑफ स्कूल है। ऑल की बात की है 78% इनरोल्ड है और 22% जो है वो आउट ऑफ स्कूल है। नाउ नेक्स्ट वन इज पाई डायग्राम। पाई डायग्राम बेसिकली इस तरह से दिखाई देता है, राइट। एक सर्कल की तरह दिखाई देगा आपको। तो कहता है अ पाई डायग्राम इज अ कंपोनेंट ऑफ डायग्राम बट अनलाइकली अ बार डायग्राम, हियर इट इज अ सर्कल हुज एरिया इज प्रोपोर्शनली डिवाइडेड अमंग द कंपोनेंट। तो ये सर्कल है, इसके एरिया को हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शनली डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, है ना। देखिए अलग अलग यहाँ पर डिवाइड करने की कोशिश करिए। जैसे कि मान लो 100 करोड़ पॉपुलेशन है, राइट, दिस इज फैंटास्टिक। तो 75 करोड़ जो है ये ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है, इसलिए इसको ज्यादा स्पेस दिया गया है। फिर उसके बाद ये 16 करोड़ है और यहाँ पर 12 करोड़ है, यानी कि बाकी पोर्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया
दिया जा रहा है इसके अंदर। इस कॉल्ड अ पाई चार्ट। द सर्कल डिवाइडेड इनटू एज मेनी पार्ट एज देयर आर कंपोनेंट बाय ड्राइंग स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कमफेरेंस, यानी कि सर्कल की सर्कमफेरेंस से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उनके एरिया के अकॉर्डिंग कि कितना एरिया उनके द्वारा या फिर कितने अमाउंट में वो बेसिकली प्रेजेंट है उसके बेसिस पर निर्धारित करने की कोशिश यहां पर की जाती है। Pie chart usually are not drawn into absolute values of a category. The values of each categories are first expressed as percentage of the total value of all the categories. यानी कि इसको डायरेक्टली नहीं बनाया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर मान लो कोई चीज, मान लो कोई भी चीज 10,000 है, अब इस 10,000 को मुझे मान लो दो हिस्सों में, 3 हिस्सों में बांटना है, 5,000, 4,000 और 1,000 के अंदर। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, परसेंटेज में कंप्यूट करूंगा, यानी कि ये 50% कंप्यूट करेगा, ये 40% और ये 10%। तो जब मैं पाई चार्ट बनाऊंगा तो इस परसेंटेज के बेस पर बनाऊंगा कि सर अगर मान लो ये 50% एरिया है तो यहां पर क्या होगा बेटा, ये 40% एरिया कवर करेगा और ये 10% एरिया कवर करेगा, इस तरह से बताने वाला है। तो यहां पर क्या बोला जाता है, अ सर्कल इन अ पाई चार्ट irrespective of its value of the radius is thought of having 100% equal parts of 3.6 यानी कि 360% डिग्री डिवाइडेड बाय 100, यानी कि इस 100% की जो वैल्यू है, राइट, ये पूरा अपने आप में क्या 100% है और ये क्योंकि सर्कल है तो 360 डिग्री इसकी वैल्यू होगी। अगर इसको मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो हर एक डिग्री की जो वैल्यू होगी बेटा वो कितनी होगी, 3.6% जो है यहाँ पर 3.6 डिग्री जो है रहने वाली है। टू फाइंड आउट द एंगल द कंपोनेंट शैल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ईच परसेंटेज फिगर ऑफ एवरी कंपोनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 3.6। परसेंटेज निकालने के लिए हर एक परसेंट को मुझे 3.6 डिग्री लेना पड़ेगा, यानी 2% है तो यानी कि कितना हो जाएगा बेटा, 7.2% हो जाएगा, 7.2 डिग्री हो जाएगा। 3% है तो बेटा फिर 3.6 उसके अंदर ऐड कर दो। एन एग्जांपल ऑफ दिस कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इनटू अ angular component of the circle is shown in table 4.8. It may be interesting to note that the data represented by a component bar diagram can also be represented equally well by a pie chart, the only requirement being that absolute values of the component have to be converted into percentage before they can be used for a pie chart। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज के अंदर, और टेबलरी अगर टेबल के फॉर्म में मैं देखने की कोशिश करता हूं और इससे मुझे क्या करना है, एक पाई चार्ट जो है वो बनाना है, तो किस तरह से बनाया जाएगा। मार्जिनल वर्कर, मेन वर्कर और ऑल की कैटेगरी की है। पॉपुलेशन 12 है, यहां पर परसेंटेज 9.9 है। तो अगर 9.9 है तो बेटा इसकी मतलब कि अप्रोक्स 36% हो गया। 36 है और ये 29.8% है, यानी कि 107%, 60 डिग्री हुआ। मेन वर्कर 73 है, यानी कि 60.3% और 217 डिग्री। टोटलिटी में परसेंटेज में ये 100 होना चाहिए। और अगर मैं एंगल की बात करूंगा तो एंगल कितना आना चाहिए बेटा, पाई चार्ट का 360 डिग्री आना चाहिए। और अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं तो उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाएगा, कुछ इस तरह से आपको यहां पर इसका डायग्रामेटिक यानी कि पाई चार्ट के फॉर्म में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिखने वाला है कि किस तरह से आपका पाई चार्ट जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बार देख लीजिए इसे जरा ध्यान से कि किस तरह से दिखने वाला है। जिसकी स्पेसिंग ज्यादा है वो ज्यादा कवर करता है, यानी कि देखो बेटा 217 डिग्री जो है वो स्पेस यहां पर है, तो 217 डिग्री ये रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमारे पास आता है 107 डिग्री, 107 डिग्री ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करेगा और बाकी बचा हुआ ये वाला एरिया जो है वो रिप्रेजेंट करने वाला है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी डायग्राम। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी डायग्राम। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी डायग्राम? डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय फ्रीक्वेंसी डायग्राम लाइक हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड ओजाइव। और फ्रीक्वेंसी डायग्राम के अंदर क्या आता है बेटा, हमारे हिस्टोग्राम्स आते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स आते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व्स आते हैं और ओजाइव्स आते हैं, राइट। ओजाइव्स भी दो तरह के होते हैं बेटा, एक लेस देन ओजाइव होता है और एक मोर देन ओजाइव होता है। लेस देन ओजाइव कब यूज किया जाता है और मोर देन ओजाइव कब यूज किया जाता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं हिस्टोग्राम के बारे में। दैट व्हाट इज हिस्टोग्राम? अ हिस्टोग्राम इज अ 2 डायमेंशनल डायग्राम। कैसा बेटा, 2 डायमेंशनल डायग्राम है। इट इज अ सेट of rectangle with base as the interval between class boundaries along x-axis and with areas proportional to the class frequency. If the class intervals are of equal width, which they generally are, the area of the rectangles are proportional to their respective frequencies. However, in some types of data, it is convenient at time necessary to use varying width of the class interval. For example, when tabulating depth by age at the depth. It would be very meaningful as well as useful to have very short age interval 0, 1, 2, 3 से लेके days तक 28 days से आगे तक at the beginning when death rates are very highly compared to the death at the most of the
higher age segment of the population. For graphical representation of such data, height for the area of a rectangle is the quotient of height, hair frequency, and base, hair width of the class interval. When intervals are equal, that is when all the rectangles have the same base, area can conveniently be represented by the frequency of any interval for the purpose of the comparison, right? When base vary in their width, the height of the rectangles are to be adjusted, yield comparatively measurement. The answer in such a situation is frequency density, class frequency divided by the width of the class interval instead of absolute frequency. अब आपके पास यहाँ पर डाटा है, और डाटा कैसा रहेगा बेटा, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में रहेगा। जैसे कि यहाँ पर डेली अर्निंग है, और डेली अर्निंग कितने, नंबर ऑफ वेज अर्नर्स कितने, 2 3 5 3 6 7 12 13, 45 से 49 रुपए के बीच में कितने कमाते हैं बेटा, 2, 50 से 54 के बीच में कितने कमाते हैं बेटा, 3, 55 से 59 के बीच में कितने कमाते हैं बेटा, 5, 65 फिर 60 से 64 के बीच में कितना बेटा, 3, राइट। इसके बेसिस पर मुझे क्या करना पड़ेगा, हिस्टोग्राम्स को बनाना पड़ेगा। अब देखिए हिस्टोग्राम्स अगर मैं आप लोगों को प्रेजेंट करके बताऊं तो हिस्टोग्राम कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं आप लोगों को, राइट। दीज आर बेसिकली दी कॉम्बिनेशंस जो बेसिकली क्या करने वाले हैं, यहां पर आप लोगों को दिखाई देगा। हिस्टोग्राम इस तरह से फिगर है जो आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं क्या बोला जाता है यहां पर, राइट। Since histograms are rectangle, a line parallel to the baseline and of the same magnitude is to be drawn at vertical distance equal to frequency or frequency density of the class interval. A histogram is never drawn since for continuous variable the lower class boundary of a class interval persists with the upper class boundary of the previous interval equal or unequal. The rectangles are adjacent and there is no open space between the consecutive rectangles. यानी कि अगर हिस्टोग्राम की बात की जाए तो वो इस तरह से बनते हैं बेटा, दो डायग्राम्स के बीच में क्या नहीं होता है बेटा, यहां पर गैप जो है वो जनरली देखने के लिए नहीं मिलता है। क्या होगा बेटा, यहां पर गैप आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो आपस में इस तरह से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। इफ द क्लासेस आर नॉट कॉन्टिन्यूअस दे आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू कॉन्टिन्यूअस क्लासेस एज डिस्कस इन चैप्टर 3। पहले इसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस क्लासेस के अंदर पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। समटाइम द कॉमन पोर्शन बिटवीन द एडजेसेंट रेक्टेंगल इज ओमिटेड गिविंग एन अदर इंप्रेशंस ऑफ द कॉन्टिन्यूटी। द रिजल्टिंग फिगर गिव्स द इंप्रेशन ऑफ द double staircase. A histogram looks similar to a bar diagram, but there is more different than the similarity between the two than it may appear at the first impression. Difference है बेटा, और ये कहां पर आएगा, जहां पर रेंज होगा, जैसे कि 40 से 45 है, राइट, फिर 46 से 48 है, राइट। तो यहां पर आप लोगों को क्या होगा बेटा, जब फ्रीक्वेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगा इस तरह से, अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे 40 से 45 के बीच में, 60 से क्लास इंटरवल अगर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है तो हिस्टोग्राम आप लोगों को जल्दी देखने के लिए मिलेगा। इट इज द हाइट एंड नॉट द width of the area of the bar that really matters. हाइट मैटर करती है, width मैटर नहीं करती। कितना चौड़ा है उससे मैटर नहीं करता, बल्कि उसकी हाइट कितनी है उसके ऊपर इसका ज्यादा लेना देना है। A single vertical line could have several serve the same purpose as the bar of the same width. Moreover, in the histogram, space is left between the two rectangles. But in a bar diagram, some space must be left between the consecutive bars. Bar diagram के अंदर स्पेस होना चाहिए बेटा दो बार के बीच में, यानी कि ये है तो अगला बार ऐसे होगा बेटा, स्पेस होगा। लेकिन हिस्टोग्राम के केस में क्या होगा, यहां पर कोई भी स्पेस जो है वो जनरली नहीं देखा जाता है, वो आपस में क्या होता है बेटा, जुड़े हुए होते हैं। ऑल्दो द बार हैव द सेम विड्थ, द विड्थ ऑफ द बार इज इंपॉर्टेंट unimportant for the purpose of comparison. The width in a histogram is important as its height. We have a bar diagram both for discrete and continuous variable, but histogram is drawn only for the continuous variable. ये चीज समझने वाली है कि बार डायग्राम डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज दोनों के लिए बनाया जा सकता है, लेकिन हमारा जो हिस्टोग्राम होगा वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए ही बनता है, कभी भी डिस्क्रीट के लिए नहीं बनाया जा सकता है। हिस्टोग्राम आल्सो गिव्स वैल्यू ऑफ द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली एज शोन इन द फिगर 4.5, राइट। ये क्या है, मोड यानी कि मीन मीडियन मोड के बारे में भी बताता है, राइट। यानी कि आपको यहां से क्या निकालने को मिलता है, मोड निकालने को मिलता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है, अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अ प्लेन bounded by straight line, usually 4 or more lines. Frequency polygon is an alternative to the histogram is also derived from the histogram itself. ये भी कहां से आता है, हिस्टोग्राम से ही आने वाला है, right? So this is an example of हिस्टोग्राम, राइट। तो हिस्टोग्राम अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहां पर ये जो कर्व है ये आपस में कैसे, ग्राफ जो आपस में क्या है, कनेक्टेड है। इनका जो बेस है ये बेस ड्रॉ किया गया है, राइट। और ये बाकी ट्रायंगल का क्या है, ओपनिंग बनता है। फिर इस तरह से ये पूरा का पूरा जो हिस्टोग्राम है ये क्या है बेटा, चल रहा है, राइट। और यहां पर क्या बेटा, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहां पर दिखा रहा है, यहां पर, राइट।
आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, तो दिखाता है ये क्या, मोड जो है वो दिखाता है। और मोड, मेन मीडियन मोड जो है वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, जिसका मतलब होता है क्या बेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैन बी फिटेड टू अ हिस्टोग्राम बाय फॉर स्टडीइंग द शेप ऑफ द कर्व। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ ड्राइंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज टू ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ द टॉप साइड्स ऑफ द consecutive rectangles of the histogram. It leaves us with the two ends away of the same baseline, denying the calculation of the area under the curve. The solution is to join the two ended point, thus obtaining the baseline at the mid values of the two classes with zero frequency immediately at each end of the distribution. Broken lines or dotted may join the two ends with the baseline. Now the total area under the curve, like the area in the histogram, represent the frequency of the same space. Right? Frequency polygon is the most common method of presented, right, distribution. Both classes bounded and class marks can be on the x-axis and they are carefully joined in this, right. तो अब देखो ये हिस्टोग्राम बना दिया, राइट, ये क्या है हमारे, ये हिस्टोग्राम्स है। अब देखो इनका जो कॉम्बिनेशन है, इसको जो जोड़ा जाएगा, राइट, इस तरह से, ये बना बेटा हमारा क्या, पॉलीगन। क्या बना बेटा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है हमारा इस तरह से निकल कर आता है, राइट, इस तरह से जोड़ा जाता है। और ये कैसे जोड़ा जाता है, रेंज बनाकर, लिमिट बनाकर, राइट। तो ये क्या है, डेली वेजेस आफ्टर कन्वर्जन, कन्वर्ज करना पड़ेगा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कन्वर्जन करना पड़ता है और उसके बेसिस पर हम लोग इसको क्या करते हैं, निकालते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, और more distributions may coincide in a histogram. Frequency curve. The frequency curve is obtained by drawing a smooth freehand curve passing through the point of the frequency polygon as closely as possible. It may not easily pass through all the points of the frequency polygon, but it passes through them as closely as possible. Right? अब आगे क्या आता है बेटा, ओजाइब्स आते हैं हमारे पास, और ओजाइब हमारे पास दो तरह होते हैं बेटा। एक ओजाइब होता है हमारे पास मोर देन ओजाइब, और एक हमारे पास आता है बेटा लेस देन ओजाइब। एक मोर देन ओजाइब और एक हमारे पास होता है लेस देन ओजाइब। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओजाइब इज आल्सो कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्या बोला जाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, एज देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। फॉर एग्जांपल, एक लेस देन होती है और एक हमारे पास क्या होती है, मोर देन होती है। अकॉर्डिंगली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओजाइब्स, राइट, और एक मोर देन होगा और एक लेस देन होगा। हियर in place of simple frequency, as in the case of frequency polygon, cumulative frequencies are plotted along y-axis along class limit of the frequency distribution. For less than ogive, the cumulative frequencies are plotted against the respective upper limit of the class interval, whereas for the more than ogive, the cumulative frequencies are plotted against the respective lower limit of the class interval. Right? अगर मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पर देखिए, ये आपको दिखेगा क्या, ओजाइब का केस। तो यहाँ पे क्या, 0 से 20, 20 से 40, कितने स्टूडेंट है, 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 33, यहाँ पर 40 से 60 है, यहाँ पर 60 से 80 और 80 से 100 है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये क्या है बेटा, अगर मुझे दिखाना है तो यहाँ पर मैं बात करूंगा कि लेस देन स्टूडेंट कितने हैं। तो यहाँ पर बोला बेटा कितने, लेस देन 20 कितने हैं, यहाँ पर क्या होगा, लेस देन 40 कितने हैं, यानी कि लोअर लिमिट की बात करूंगा, लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 60, लेस देन 80 और लेस देन 100। और इसी का अगर मुझे मोर देन बनाना है तो क्या होगा बेटा, अपर लिमिट लूंगा, यानी कि मोर देन 0, मोर देन 20, मोर देन 40, मोर देन 60, मोर देन 80 और मोर देन 100, या फिर जो भी है हमारे पास। ठीक है, तो लेस देन 20 कितना है बेटा, 6, लेस देन 40 कितने हो गए बेटा, 6 + 5 11, राइट। उसके बाद लेस देन 60 कितने हो गए बेटा, 11 + 33 44, लेस देन 80 कितने हो गए बेटा, 33 + 44 + 14 58। उसके बाद लेस देन 100 कितना हो गया बेटा, इसको ऐड करो, हो गया टोटल कितना, 66 64। उसी तरह से बेटा अगर मैं मोर देन ओजाइब की बात करूंगा तो ये जो होगा, ये पार्ट कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा। तो देन फिर 64, राइट, 64, फिर इससे 6 माइनस करेंगे तो 58, फिर हम 5 माइनस करेंगे तो 53, उसके बाद फिर 33 माइनस करेंगे तो कितना बेटा, 20, और लास्ट में कितना आएगा, 60। यानी कि ये जो सीक्वेंस है ये अपोजिट हो जाता है किसके केस में, मोर देन ओजाइब के केस में। और अगर मैं इसके कर्व की बात करूं, अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं तो इसका प्लॉटिंग जो है बेटा वो कुछ इस तरह से आने वाला है, इस तरह से देखने वाला है और इस तरह से आप लोगों को देखने वाला है। लेस देन ओजाइब का जो कर्व है वो अपसाइड जाता हुआ आप लोगों को दिखेगा, और मोर देन का क्या होगा बेटा, अपसाइड डाउन आता हुआ दिखेगा। और अगर दोनों को ही मैं बनाता हूं बेटा, दोनों को आपस में जोड़ देता हूं, मोर देन और लेस देन को, अगर ये इस तरह से अगर इनका कर्व बनता है तो ये जहां पर कॉमन निकल कर आता है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पर हमारा मीडियन निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है, मीडियन हमारा निकल कर आने वाला है, राइट। नाउ लेट अस कम टू द कंक्लूजन।
कि क्या कंक्लूजन यहां पर निकलता है, By now you must have been able to learn how the data could be presented in the various form of presentation. टेक्सचुअल फॉर्म में हो सकता है, टेबुलर और डायग्रामेटिक फॉर्म में हो सकता है, राइट। अब आप एप्रोप्रिएट चॉइस बना सकते हैं डाटा कलेक्शन की कि आपको किस तरह से डाटा को बेसिकली क्या करना है, प्रेजेंट करना है, डायग्राम के फॉर्म में करना है, टेबल के फॉर्म में करना है, या फिर आपको कैसे करना है। अब आपके पास एक टेबल दिया गया है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इंडिया करोड़ के अंदर। अब आपको बोला जाता है ये आपके पास डाटा है, इस डाटा को आप लोग क्या करिए, प्रेजेंट करने की कोशिश करिए, राइट। इस तरह से आप प्रेजेंट करिए, राइट, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है। और ये कुछ एक्सरसाइज है, कुछ होमवर्क है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डाटा प्रेजेंटेड थ्रू हिस्टोग्राम कैन बी हेल्प इन फाइंडिंग आउट दी, क्या निकालने के लिए, तो हिस्टोग्राम के थ्रू क्या निकाला जाता है, मोड निकाला जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद आप लोगों से ओजाइब जो है, ओजाइब से क्या निकालते हो आप लोग, मीन निकालते हो, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। डाटा रिप्रेजेंटेशन थ्रू द अर्थमेटिक लाइन जो है, इससे क्या निकल कर आता है, राइट। तो क्या दिखाता है ये, वो बताएगी। विड्थ वगैरह के बारे में ये क्वेश्चन है, कुछ आप लोगों को जो क्वेश्चन जरूर करने चाहिए यहां पर, और ये एक डायग्राम है जो आप लोगों को बनाना है, और इसी के साथ आपका जो ये टॉपिक है वो टॉपिक खत्म होता है। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।